बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं। बच्चों कक्षा 10वीं के बच्चे बहुत ही खुश दिख रहे हैं, पर आपसे एक बात बता दूं कि कभी भी आप लोगों को YouTube चैनल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वो तो आपका प्यार स्नेह है जो आप मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और मैं उम्मीद भी करूँगा और आपका भरोसा नहीं टूटने दूँगा। मगर एक बात बस ध्यान से सुन लें कि आपको अपनी पढ़ाई हमेशा करते रहना है, क्योंकि आपसे अच्छा आपको और कोई नहीं जानता बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा जो आज का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन है। बच्चों YouTube पे वायरल ये एक प्रश्न पत्र मुझे मिला है और बहुत सारे लोग इसका दावा कर रहे हैं कि यही प्रश्न पत्र आएगा, तो इसके संदर्भ में मैं इसका सॉल्यूशन लेके हाजिर हूँ आपके लिए। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं सही विकल्प। सही विकल्प है जो इसका पहला है, समांतर श्रेणी का सर्वांतर कितना होगा, तो देखें इसका होगा बच्चों ए उत्तर, पहले का उत्तर होगा ए -2। दूसरा है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके होंगे प्लस माइनस करनी 3। ओके, अब तीसरा है त्रिभुजों इतने इतने में, इसमें ये त्रिभुज पूरा सर्वांग सम है, समरूप नहीं ये सब, तो इसका उत्तर होगा बा, समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं। ओके, चौथा है x² - x ऋण 2 = 0 कि क्या होंगे, तो ये होगा एक वास्तविक मूल होगा। पांचवा देख लें a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 पे समीकरण निकाय में क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे। अगर तीनों मान बराबर मिल जाते हैं तो अनेक हल होते हैं। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थान देख लीजिएगा। बहुपद x² - 4x से शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो ये होगा -4। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए LCM HCF बराबर काय के होगा, इनका होता है a × b। यदि दो संख्या a और b हैं तो उनका दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, ये ऑप्शन हो जाएगा a × b। तीसरा है एक द्विघात समीकरण में के बहुपद अधिक से अधिक खाली स्थान शून्यक हों, तो मतलब इसके कितने होंगे, एक द्विघात है, अगर द्विघात है तो केवल 2 की घात है, और 2 की घात मतलब कि 2 शून्यक। त्रिघात होता तो 3 शून्यक। ठीक है बच्चों, रैखिक बहुपद की केवल 1 शून्यक होता है। अब समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 का 10वां पद क्या होगा, तो आप हाथों से भी काउंट कर सकते हैं, नहीं तो सीधे 20। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ओके, 10वां पद होगा 20। फिर सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, तो इसका उत्तर हो जाएगा शेषफल। ये तो आप 6वीं क्लास से पढ़ते आए हैं। फिर छठवा है सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो सभी वृत्त होते हैं बेटा समरूप। समरूप किन्हें कहते हैं, अगर कोई आकृतियाँ आपस में देखने में एक सी हैं, भलाई उनकी आकार मतलब जो क्षेत्रफल वगैरह है वो अलग अलग हो, तो वो कहलाते हैं समरूप। ठीक है, तो इसके सभी वृत्त होते हैं समरूप। सातवां है यदि द्विघात समीकरण इतने इतने का विभक्ति का ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, तो भैया ऋणात्मक है तो इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, मतलब कि काल्पनिक होंगे। अब सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। पहला है देखिए ये ax + b, तो ये क्या है बच्चों, रैखिक बहुपद है, पहले का होगा d। दूसरा है 3, 5, 7, 9 में सर्वांतर कितना होगा, सर्वांतर मतलब दूसरे से पहले, मतलब 5 में से 3 को घटा दो बच्चों, तो इसका उत्तर होगा 2, मतलब f वाला। फिर तीसरा है 2x - 3y = 5 में हलों की संख्या, तो भैया x और y के मान बदलते जाओ, अनंत मान आ जाएंगे, तो तीसरे का होगा बच्चों b, अनंत। चौथा है x की घात 3, तो देखिए घात है कितनी 3, तो ये कौन सा है, त्रिघात बहुपद, 3 की घात वाला। पांचवा है ax² - bx - c = 0 का विविक्तीकर, तो बच्चों विविक्तीकर का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac, मतलब कि c वाला ऑप्शन। छठवा है श्रेणी a + d a + 2d a + 3d का nवां पद क्या होगा, तो ये हो गया समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला जो कि e वाला है, a + n - 1d। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और प्रश्न उत्तर। एक शब्द में उत्तर देना था, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण देना है, रैखिक समीकरण योग में इतने इतने के कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध लिखना है, 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, इन्हें क्या कहते हैं। चौथे का उत्तर, 5वें का उत्तर, 6वें और 7वें का उत्तर, ये पूरे के पूरे आपके लिए मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। देख लीजिए आप, पहले प्रश्न में आपको 2 आकृतियाँ बना देना है, उदाहरण मांगा था तो एक त्रिभुज बना देना छोटा, मगर माप एक सी रखना थी, मतलब एक से देखने चाहिए, तो ये हो जाएगा ABC, और दूसरा है PQR। देखें दोनों त्रिभुज देखने में एक से हैं, मतलब समरूप एक से हैं, समरूप मतलब रूप जिनका समान है, और मगर उनकी आकार अलग अलग हैं, साइज अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, पहले का उत्तर। दूसरा है कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध, तो a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, दूसरा हो गया। तीसरा है, तीसरे का जो उत्तर होगा उसमें आप लिख दीजिएगा समरूप आकृति,
चौथा देखिए प्रश्न वहाँ से देख लें, उत्तर आप यहाँ से देख लें। चौथा है जो विविक्तिकर बताना है, तो विविक्तिकर d बराबर आ जाएगा -3। एक इक्वेशन दी थी उसको आप सॉल्व करके उसका विविक्तिकर निकालेंगे जब बच्चों, तो उत्तर आ जाएगा -3। पाँचवा है द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो ये होता है बच्चों द्विघात समीकरण का मानक रूप व्यापक रूप होता है ax² धन bx धन c बराबर 0। छठवा है y बराबर 3x धन 5 में दी y बराबर 2 है, रख दो आप y बराबर 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। आप रख करके देख सकते हो। y बराबर अगर आपने 2 पुट किया तो फिर पहले 5 का पक्षांतर करोगे तो 5 उस साइड जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस के 5 से जब प्लस के 2 गए तो बचे -3 और ये इस साइड का 3x वाला 3 कट जाएगा तो बचेगा -1 बराबर x या x बराबर -1। सातवां है समांतर श्रेणी बराबर क्या है 4, 6, 8, 40 में पदों की कितनी संख्या है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे एक फार्मूला लगा के an बराबर a + n-1 d, तो उत्तर आ जाएगा n बराबर 19। तो कुल हो गए पदों की संख्या 19 हो गई। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देख लेते हैं सत्य असत्य। तो पहला है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता, तो पहला सत्य है। दूसरा है घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो गलत है, वो असत्य है। तीसरा है सभी सर्वांग समाकृतियाँ समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम सत्य नहीं, तो वो सत्य है। चौथा है एक द्विघात समीकरण के भिन्न वास्तविक होते, तो वो असत्य होगा। फिर पाँचवा देख लें, तो पाँचवें का उत्तर आप इसका आएगा बच्चों a1 a2 नॉट b1 b2, तो ये असत्य होगा। और छठवा होगा सत्य। तो इस तरीके से हमारे जो पूरे ये सत्य असत्य थे इनके उत्तर आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पाँचवा असत्य और छठवा सत्य। इसके बाद कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनके सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों, उनको आप देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके बच्चों, छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की जांच कीजिए कि 3x धन 1 2x ऋण 3 बराबर 2x ऋण 5 2x ऋण 1 द्विघात समीकरण है या नहीं, ये लिखा हुआ है। इसको हम करेंगे सॉल्व करेंगे, तो हमने सबसे पहले सॉल्व लिख लेंगे। ये देखेंगे 3x + 1 2x ऋण 3 बराबर 2x - 5 2x - 1 लिख दिए। फिर ये जो 3x था, ये 3x था, ये लिख दिए यहाँ 3x। इस 3x का एक बार इस पूरे के साथ गुणा कर दिए, ये लिख दिए 2x ऋण 3 धन 1 का 2x ऋण 3 के साथ गुणा कर दिए, ये आ गया 2x ऋण 3। ओके, अब यहाँ जो आगे वाला 2x है, इस 2x का ये वाले पीछे वाले पूरे 2x - 1 के साथ गुणा कर दिए, -5 2x - 1 ये 2x - 1। अब 3x का जब 2x में गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो गया 6 और x हो गया x²। 3x का 3 में गुणा करें तो 3 × 9x, 1 का 2x में गुणा करें तो 2x, 1 का ऋण 3 में गुणा करें तो ऋण 3, 2x का 2x में गुणा करें तो 4x², 2x का 1 में गुणा करें तो 2x, -5 का 2x में तो माइनस के 10x, माइनस और माइनस हो गए प्लस, 5 × 5। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया का जो ये पूरे कंडीशन आई थी इसको पहले अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6x² जो कहते हूँ ऋण के 9x में से धन के 2x गए तो बचे ऋण के 7x, ऋण के 3, 4x² जो कहते हूँ ऋण के 2x और ऋण के 10x तो हो गए ऋण के 12x धन 5। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये जो पूरा एरिया जो इतना बना था आपका, इसका पूरे का पक्षांतर कर देंगे। कर दो पक्षांतर, 6x², ये 4x इस साइड आए तो ऋण के 4x² हो गए। ठीक है बच्चों, फिर ये ऋण के 7x थे, ये ऋण के 12x इस साइड आए तो धन के 12x हो गए। ये ऋण के 3 थे, ये धन के 5 इस साइड आए तो ऋण के 3 हो गए, ऋण के 5 हो गए। ओके, तो ये 6x में से 4x गए तो 2x², ऋण के 7x में से धन के 12x गए तो बचेगा कितना, 12 में से 7 चलेगा, बचे 5x और निशान बड़ी संख्या के सामने का तो धन के 5x, ऋण के 3 और ऋण के 5 तो हो गए ऋण के 8 बराबर 0। तो ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण, ये 2 की घात बन रही है। ठीक है, ये क्या बन रही है यहाँ पे देखें 2 की घात, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। इस तरीके से बच्चों ये हमारा पूरा प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके, अब हम प्रश्न 7वें की बात कर लेते हैं। त्रिभुजों की समरूपता की परिभाषा दें। क्या होता है, 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनकी आकृतियां समान हो, देखने में तो समान हो भले ही आमाप समान ना हो। तो ये 7वें प्रश्न का उत्तर क्या है कि 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं यदि उनकी आकृतियां समान हो भले ही आमाप समान ना हो। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन था 621 और 81 का एलसीएम निकालना था आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हमने इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले 621 के गुणनखंड तोड़ लिए, ये गुणनखंड तोड़ लिए, 81 के गुणनखंड तोड़ लिए, फैक्टर मतलब तो फैक्टर ये तोड़ लिए। 621 का कैसे करें, 3 दूनी 6, 21 का करें तो 3 7 21, फिर 3 से 3 6 18 बचे 2 और 7 हो गए 27, तो 3 नाम 27
27, फिर 3 से करें 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो ये आ गया 23, 23 का 23 एकम 23। ओके, इसका करें तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो ये 621 के फैक्टर कितने आए बच्चों? ये आए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 23 और 81 के आ गए कितने? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, HCF भी निकाल लिए हमने। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो चीज़ दोनों में मिल रही है। तो देखिए ये 3 बार और ये 3 बार यहाँ दोनों में मिल रहे हैं, तो 3 गुणे 3 मतलब 27 आ गया। और LCM क्या होता है? दोनों में जो मिल रहे थे उनको एक बार लिख लिया, फिर यहाँ पे 23, तो ये 23 और एक ये 3 बचा, तो ये 3, इसको अपन ने टोटल इंटू कर दिया, तो ये आ गया बेटा 1863। ये जो है वो हमारा आंसर होगा। ओके, आप इसको देख लें, इसके बाद हम आगे देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल ऋण 1/4 और धन के 1/4 है। तो हम कैसे लिखेंगे? देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योगफल कितना दिया है? ऋण के 1/4 ये लिख दिए, और शून्यकों को गुणनफल दे दिया है कितना? 1/4, तो ये लिख दिए। अब प्रश्नानुसार क्या है? बहुपद होगा, हमें बहुपद निकालना है। सबसे पहले तो बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, ये होता है। हम इसको लिखेंगे x² जब कहते हो माइनस, तो माइनस शून्यकों का योगफल कितना था? ऋण के 1/4, तो ये लिख दिए हमने ऋण के 1/4, x लिख दिए, धन तो धन, शून्यकों का गुणनफल 1/4, तो ये लिख दिए 1/4। अब हम क्या करेंगे? इस कोष्टक को खोलेंगे, x² जो कहते हो रहा। अब हमने इसको खोले कोष्टक को, तो क्या आ गया? ऋण और ऋण हो गए धन, 1/4 मतलब वही x/4 ये जो कहते हो, धन के 1/4। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे कि 4 जो है नीचे दोनों में दिक्कत कर रहा है, तो हम क्या कर दें बच्चों? 4 का दोनों पक्षों में गुणा कर दें। तो 4 यहाँ पे गुणा हो गया, ये हो गया, देखिए 4 यहाँ पे गुणा, इसके बाजू से भी 4 गुणा और यहाँ बाजू से भी 4 गुणा। तो अगले स्टेप में क्या हुआ? ये हो गया 4x², 4 से 4 कट गए, यहाँ भी 4 से 4 कट गए, तो बचा यहाँ कितना? x बचा और यहाँ पे 1, तो ये आ गया बच्चों 4x² धन x धन 1 बराबर 0। अतः अभीष्ट बहुपद 4x² धन x धन 1 बराबर 0 है। ये आ गया हमारे प्रश्न नंबर 9 का आंसर। 10वां क्वेश्चन देख लेंगे आप। ये लिखा है 10वां क्वेश्चन आपके सामने कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद a बराबर 4 और d बराबर -3 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? दिया है समांतर श्रेणी में प्रथम पद a बराबर है 4 और सर्वांतर d बराबर कितना दिया हुआ है? -3। अतः प्रथम 4 पद होंगे। तो प्रथम 4 पद कैसे लिखे जाते हैं? a1 a2 a3 a4 इस तरीके से। a1 का मान होता है a, अब a बराबर तो 4 था, ये लिख दिए हमने। a2 का मान होता है बच्चों a प्लस d, a का मान रखे और d का मान रख दिए -3, तो 4 में से 3 गए तो बचे 1। अब यहाँ a3 बराबर निकाले, a3 बराबर होता है a प्लस 2d, a ज्यों कहते हो रहा, 2 ज्यों कहते हो रहा और d की वैल्यू -3 रख दी। -3 जब 2 के साथ होगा तो 3 दूनी 6, वो भी क्या गए कि बेटा माइनस की, 4 में से 6 गए बचे -2। a4 a प्लस 3d, तो a ज्यों कहते हो रख दिए 3, जो कहते हैं d की वैल्यू -3, तो 3 3 का 9, मतलब 4 में से 9 गए तो बचे -5। इस प्रकार से समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या आ गए बच्चों? 4 1 ऋण 2 ऋण 5, ये 4 1 ऋण 2 और ऋण 5। ओके, ये हो गए हमारे प्रश्न क्रमांक 10वां कंप्लीट। अब 11वां देख लेते हैं। ये है बच्चों हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 एवं करनी 3 है। ठीक है, तो हमें दिया है क्या दिया है? बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर 0 दे दिया गया है एवं गुणनफल कितना दे दिया? करनी 3 दे दिए। अब हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार बहुपद क्या होगा? वही फॉर्मूला जो अभी लगाए थे, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। देख लें, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस लगा है ये शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। x² जो कहते हैं माइनस शून्यकों का योगफल कितना था बच्चों? 0, तो यहाँ 0 रख दिए, x तो ये x, धन तो ये धन और करनी 3 शून्यकों का गुणनफल था, ये रख दिए हमने करनी 3। अब इसको जब हमने सॉल्व करे तो x² माइनस 0 का x में गुणा हुआ तो ये पूरा 0 हो गया टर्म्स, और प्लस करनी 3 तो ये आ गया करनी 3 बराबर 0। अतः अभीष्ट बहुपद क्या बना? x² धन करनी 3 बराबर 0। ओके बच्चों, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12वां।
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप लिखेंगे क्या, हम जानते हैं 6 की घात n बराबर, अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात 9 गुणे 3 की घात 9, क्योंकि यदि घातें समान होती हैं तो वो क्या होती है, वो एक बार भी लिख दिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 गुणे 3 लिख दिए और n का n लिख दिए। इसका गुणनखंड 5 नहीं है, बड़ी बात है। देखें 6 के गुणनखंड क्या रूट रहा है, फैक्टर 2 इंटू 3 मतलब 2 गुणे 3, 5 तो आ नहीं रहा। अतः स्पष्ट है कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n संख्या अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर यहाँ 5 हो जाता तो बच्चों उसका जो आप तोड़ते, इसको सॉल्व करते तो उसका कहीं ना कहीं 0 मिल जाता, मगर ये सम 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि 6 की घात n 5 से विभाज्य नहीं है। अतः स्पष्ट है कि ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो हमारा ये 12वां प्रश्न भी यहाँ पे फिनिश हो गया, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 13वें की। लिखा हुआ है बहुपद t² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने लिख दिए t² - 15 बराबर 0। यहाँ से हमने क्या करे बच्चों, 15 का ट्रांसफ़र कर दिए, तो 15 इस साइड आके धन का हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करे, वर्ग हटाए, तो यहाँ हम लिख देंगे वर्ग हटाने पर, तो ये साइड करनी लग गई और साथ में आपके यहाँ पे प्लस माइनस के निशान भी आ गए। अतः बहुपद t² - 15 के 2 शून्य होंगे, एक आएगा प्लस का करनी 15 और ऋण के करनी 15। तो t बराबर लिख देना आप धन करनी 15 और ऋण करनी 15। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 13वें का भी आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। देख लें, 135 और 225 का SCF आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से निकालना था। तो उसके बेटा चरण ये चलते हैं जो हमने यहाँ लिख दिया, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 135 का 225 से भाग देंगे, भाग देते आपसे बन ही जाता है। तो 135 एकम 135, 225 में से जब 135 गए तो बचा 90। अब ये जो 90 आया है इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 90 को हमने 135 से भाग दिए, तो 90 एकम 90, 135 में से 90 गए तो बचे बेटा 45 45। अब इसका हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो 45 का 90 से डिवाइड करें तो ये 2 बार गया, 2 टाइम्स चला गया। इसी स्टेप को हम लिख देंगे। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है हमारा क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो यही है भाज्य, ये रहा भाजक क्या था 135 गुणित भागफल कितना आया बच्चों, पहले 1 आया, धन शेषफल 90 मिला। तो दूसरा स्टेप क्या स्टार्ट हुआ, अब यहाँ पे हमारा भाज्य हो गया बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। फिर यहाँ पे भाज्य हो गया 90, तो 90 भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, और शेषफल 0 आया। जब 0 आ जाए शेषफल, तो जिस संख्या के कारण वो 0 आया है, मतलब यहाँ क्या था 45, वही हमारा बच्चों SCF होता है। अतः अभीष्ट SCF कितना आ जाएगा बच्चों, 45। ओके, ये हमारा 14वां प्रश्न हो गया। अब हम 15वां प्रश्न भी देख लेते हैं। 15वां प्रश्न क्या है कि यदि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है तो LCM ज्ञात करना। अब आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू SCF। अब हमने माना कि LCM बराबर x, यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, माना LCM बराबर क्या है x, तब वही फॉर्मूला लगाए 2 संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन सी थी, 306 और 657, बराबर LCM की वैल्यू x रख दिए इंटू 9, SCF का मान 9। अब हमने यहाँ से 9 का पक्षांतर करे, ट्रांसफ़र कर दिए 9 का, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब इस 9 से हमने इसको काटे, तो 9 चौके 9 तिया 27, माफ़ कीजिएगा 9 तिया 27 बचे 4 और 9 चौके 36, मतलब 34 इंटू 657। तो 34 का जब 657 में गुणा करें ये तो आ गया 22,338। ये हमारा होगा LCM। और यहाँ पे हमारे ये बेटा 15 क्वेश्चन फिनिश हो गए। बाकी के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में यदि कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बोल दीजिएगा। बच्चों पूरे प्रश्न तैयार कर लीजिए। उम्मीद लग रही है कि यही प्रश्न पत्र आ जाएगा, क्योंकि 1-2 यूट्यूबर इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो मैंने आपके सामने पूरा सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।